गायब हो जा रहा है। चलो टाइप। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं कि जो आपका फ्रांस है, ये पार्ट 3 चैप्टर है कि फ्रांस जो है बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। मतलब फ्रांस जो है, अच्छा यहाँ पे देख शब्द देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। इसके पहले फ्रांस में क्या था? सिर्फ मोनार्क, मतलब सिर्फ राजतंत्र था। और फ्रांस को क्या बनाने जा रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, मतलब संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र मतलब राजतंत्र तो होगा लेकिन संवैधानिक होगा, मोनार्की तो होगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। समझ में नहीं आया? मतलब पहले था सिर्फ मोनार्की, पहले था सिर्फ राजतंत्र, तब पहले संविधान नहीं था, तो राजा का जो मन करता है, जैसे मन करता है वैसा रूल बनाता। अब की बार बोला गया कि राजतंत्र ही रहेगा, राजा ही शासन करेगा, लेकिन वो नियम कानून के अनुसार शासन कर, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन, संविधान के अधीन शासन करेगा। ठीक है। अब हम एक चीज़ हम बता ही थे, पीछे में हम लोग पढ़े थे कि फ्रांस में संविधान बनाने का स्टार्ट कब से हुआ, बता दो। 89 डेट बताना। 20 जुलाई 1789। 20 जुलाई 1789। क्यों? क्योंकि इस दिन कसम खाया था कि हम टेनिस लोग और एक कोर्ट कि हम एक संविधान बनाएंगे जो राजा के जो पावर राजा की के शक्ति को लिमिट कम कर देगा। तो उस समय बनाना शुरू किया था। ठीक है। तो संविधान बनाना शुरू किया था इस डेट को, 20 जुलाई, 14 जुलाई, 20 जुलाई हो गया यहाँ पे डेट। इस दिन फाइनली बन कब गया संविधान फ्रांस का? 1791 में, मतलब 2 साल लगा बनाने के लिए। तो यहाँ पे सवाल आएगा, पूछेगा कि फ्रांस का संविधान बना कब, तो बोलेंगे 1791 में, 1791। लेकिन बनाना शुरू कब किया था? 1789 में। दो साल लगभग लग गया। अच्छा, तो ये जो संविधान बनाया, तो कौन बनाया ये संविधान? राजा? नहीं, राजा को शक्ति को कम करने के लिए ही बना रहे थे। कौन बनाया था संविधान? कौन बनाया था? वो क्या नाम है? नेशनल असेंबली। और नहीं, अब्बेसियाज नहीं, नेशनल असेंबली बनाएगा। 600 मेंबर। 600 मेंबर जो था थर्ड स्टेट का, जो कसम खाए अपने आप को कि हम नेशनल असेंबली है, वही 1789 से शुरू करेगा बनाना, तो वो 1791 में बना देगा। अब समझ बैकग्राउंड है क्या कि संविधान कैसे बना, क्यों बनाना चाह रहा है। अभी संविधान बना तो उसके अंदर क्या क्या था ये जानना है। जो 1791 का जो आपको संविधान बना ना, तो इसके में क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला, मेन एम टू लिमिट पावर ऑफ मोनार्क। ये बात सही है, जो 1791 का जो संविधान बना था, इसका मेन एम क्या चीज़ था कि मोनार्क के पावर को कम करना। ठीक है। फिर इसमें दूसरा बात, इसका फीचर्स ये है, पावर का डिवीजन करना, सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो। बोला था मॉन्टेस्क्यू कि पावर का सेपरेशन होना चाहिए, तो ये भी बात इसके संविधान में लाया गया, जो ये बात आज हमारे संविधान में भी है। तीसरी बात बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसका मतलब हुआ मानव व नागरिकों का अधिकार के, ये बात लिखा गया संविधान में, लिखा गया जो भूलेगा 1791 के संविधान में क्या चीज़ का डिक्लेरेशन किया गया, घोषणा। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, मतलब मानव और नागरिक के अधिकार का घोषणा किया गया। अब एग्जामिनर फंसाएगा, वोमेन का राइट का नहीं, वोमेन का राइट नहीं है, ये मैन है, मतलब लड़कों का और नागरिक का बात कहा गया, इनके राइट का विशेष तौर पे रक्षा करने की बात कही गई संविधान में। ये सब फीचर्स है जो संविधान बना, इसका फीचर्स है। और 5वां फीचर्स क्या है? और फीचर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश सम नेचुरल राइट। जो संविधान बना 1791 में, तो कुछ प्राकृतिक अधिकार भी देता है ये संविधान। जैसे ही राजा की शक्ति तो कम कर ही रहा है, पहला पॉइंट राजा का सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो होगा ही, शक्ति पृथककरण। तीसरा पॉइंट, डिक्लेरेशन भी होगा, घोषणा होगा अधिकार का, मानव और नागरिक का, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ द मैन एंड सिटीजन। चौथा पॉइंट ये है, जो हमारा ये जो संविधान बनेगा तो वो कुछ प्राकृतिक अधिकार भी देगा, नेचुरल राइट। नेचुरल राइट मतलब होता है वो ऐसा अधिकार जो फ्रांस के हर एक नागरिक को मिलना चाहिए जन्म से ही। एक नेचुरल सी बात है, नहीं बोलते, नेचुरल सी बात है कि ये होना ही चाहिए। जैसे क्या क्या मिला, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी को समान देखना चाहिए। लेकिन ये तीनों है, लेकिन एग्जामिनर है ना 2 ऑप्शन और फंसाता है इसके साथ, बोलेगा राइट टू वोट मिला था अभी इस संविधान में,
राइट टू वोट अभी नहीं मिलेगा 1791 में, सब राइट मिल रहा है, राइट टू वोट मिल रहा है, राइट टू प्रॉपर्टी भी नहीं है अभी, राइट टू वोट अभी मैन को भी नहीं मिल रहा है और ना ही वोमेन को। आगे जाके फ्रांस का संविधान एक बार फिर बनेगा तो उसमें राइट टू वोट मिलेगा, मैन को मिलेगा लेकिन वोमेन को नहीं। वोमेन को मिलेगा कब मिलेगा? वोमेन को मिलेगा जब भारत आज़ाद होगा, तो इससे 1 साल पहले 1946 में मिलेगा, उतना बाद में पढ़ना। पर यहाँ पे देखो, ये जो फ्रांस के संविधान 1791 में आया तो कौन कौन सा राइट मिल रहा है? लाइफ का, स्पीच का और इक्वालिटी बिफोर लॉ का। प्रॉपर्टी और वोट का मिल रहा है? नहीं। अब फिर यहाँ पर ये बोला गया कि जो नेचुरल राइट होता है वह आप छीन नहीं सकते हैं। बाय बर्थ कुड नॉट बी टेकन अवे। जो नेचुरल राइट हमको मिलता है जन्म से था, उसका कोई भी छीन नहीं सकता है। जैसे कि बोलने की आज़ादी और जीने की आज़ादी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब छीन नहीं सकते हैं। इन जो संविधान बना, ऊपर जो भी संविधान बना, बैकग्राउंड तो समझ ही गया था, ये बैकग्राउंड है। अब यहाँ से जो संविधान बना तो 5-6 बातें लिखा गया, तो इससे क्या समझे हम लोग कि जो इससे क्या समझ रहे हम लोग? देखो, इससे समझ ये रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो ऊपर वाला कॉन्स्टिट्यूशन है, यह कॉन्स्टिट्यूशन मेड फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। ये संविधान फ्रांस को कैसा मोनार्क बना देता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, संवैधानिक राजतंत्र। ठीक है ना, मतलब संविधान के अनुसार राजा शासन करेगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखो, तो तुमको अभी हम क्या पढ़ाएं कि फ्रांस में संविधान कौन बनाया? तो बोलोगे नेशनल असेंबली बनाया था। ठीक है, यही नेशनल असेंबली बनाना स्टार्ट किया था 1789 में, जो कि फाइनली बन के तैयार हो गया था 1791 में। फाइनली ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। अब इस संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है 1791 का, तो 5 वो इसका फीचर्स है। क्या क्या है बिना देखे बताइए ऊपर। गिवन सब नेचुरल राइट, फ्रीडम, लाइफ, डिक्लेरेशन ऑफ मैन राइट, फिर वो अलग पॉइंट है, डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन राइट। 1791 के संविधान में घोषणा किया गया। फिर मेन एम टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, ये किया गया। अब फिर उसके बाद क्या किया गया? सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो किया गया। अब फिर बोला गया कुछ राइट्स, फिर बोला गया कुछ राइट जो है नेचुरल होता है, इसको कुड नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपुल या सिटीजन। ये सब मिल के संविधान का, ये सब मिल के फ्रांस को क्या बना दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। तो पूछेगा फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क कैसे बनाते, पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखना भी और भी सिखा देंगे, अभी तो समझते जाओ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखो, पॉलिटिकल सिस्टम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। पॉलिटिकल सिस्टम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। देखो, जो ये अलग टॉपिक है, संविधान कैसे बना, उसका 5 फीचर देखे थे ना। अब एक अलग से फीचर्स और देखना है इस फीचर्स को, जिसमें हमको बताता है कि जो 1791 का जो संविधान बना था, हो रहा है ना पेचीदा टॉपिक, 1791 का जो संविधान बना था फ्रांस का, लेकिन सब कुछ जाएगा दिमाग में। 1791 में जो संविधान बना था फ्रांस का, तो इसके अंदर कैसा पॉलिटिकल सिस्टम था, राजनीतिक व्यवस्था कैसा किया गया, इतना तो हमको पता है कि आप बताइए चाहे नहीं बताइए, इसमें ऐसा व्यवस्था जरूर किया गया होगा जिससे राजा की शक्ति क्या हुआ होगा, और एक ऐसा व्यवस्था और भी किया होगा जिससे राजा का जो शक्ति है विभाजित हो गया होगा, सेपरेशन हो गया होगा। आइए, तो अगर पूछे कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या किया गया था, किस में 1791 के संविधान में। ठीक है ना, देखो क्या किया गया था। देखो, इलेक्शन टू नेशनल असेंबली, इलेक्शन टू नेशनल असेंबली। जो नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली, देखो नेशनल असेंबली संविधान बना दिया ना, हैं? अब क्या है, संविधान तो बना दिया लेकिन वो रूल थोड़ी करेगा हमेशा के लिए। संसद है, समझ जाओ, तो संसद हमारा भी आज़ादी जब वो देश का, संविधान सभा संविधान बना दिया, लेकिन क्या वही रूल करते रह गया आज तक? फिर चुनाव होगा ना, तो वही देखो, नेशनल असेंबली वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब हमको शासन चलाने के लिए संविधान बना दिया, अब उसके अनुसार शासन चलाने के लिए हम लोग नेशनल असेंबली को क्या करेंगे? इनडायरेक्टली चुनाव करेंगे। तो अब पहला पॉइंट ये, और दूसरी पॉइंट ये याद रखना है कि सारे सिटीजन को अधिकार नहीं है वोट करने का। अभी हम थोड़ी देर पहले एक लाइन गलत बोल दिए थे कि आगे मिलेगा मैन को अधिकार, नहीं, मैन को इसी में मिल गया था, लेकिन सारे मैन को नहीं। 1791 के संविधान में ही राइट टू वोट हो गया था, लेकिन सारे को नहीं।
ठीक है। तो देखो जो इसमें नॉट ऑल सिटीजन हैव ए राइट टू वोट, इसमें क्या किया गया, सभी को नहीं मिलेगा, मतलब किसको मिलेगा। तो जो संविधान में है ना, ऐसा व्यवस्था किया गया, एक को एक्टिव सिटीजन में बांटा गया और दूसरा को पैसिव सिटीजन में। एक्टिव मतलब सक्रिय लोग, पैसिव मतलब निष्क्रिय लोग। बोला गया एक्टिव सिटीजन जो होगा ना, वही क्या कर सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है, उसी को वोट देने का अधिकार है फ्रांस में। जो पैसिव सिटीजन होगा उसको वोट देने का अधिकार नहीं है फ्रांस में 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। तो बोला कि एक्टिव सिटीजन मतलब कौन कौन शामिल है इसमें, तो बोला कि वैसा मैन जो 25 ईयर से ऊपर है। तो क्या 25 ईयर से ऊपर तो अमीर गरीब सब आ जाएगा, तो बोला गरीब नहीं, जो सिर्फ टैक्स पे करेगा उसी को राइट टू वोट होगा। पैसिव सिटीजन मतलब क्या हो गया, रेस्ट ऑल, जो 25 साल से ऊपर है, 25 साल से कम है, गरीब है, महिला है, वो सब रेस्ट ऑल किस में आ जाएगा, पैसिव सिटीजन में। और इसको वोट देने का अधिकार होगा, नहीं होगा। तो फिर ये लोग काहे ऐसा किया, ये लोग किया इस कारण क्योंकि शुरू में नहीं ना चाहेगा सबका प्रभुत्व हो, ऐसे ही मिलेगा संविधान में से धीरे धीरे विकास होता है किसी चीज़ का, ठीक है ना। अभी तो तुमको लग रहा है उस समय के विचार में वोट का पहले विचार आना कितना बदलाव हुआ, धीरे धीरे बदलाव होता है कोई चीज़ का। अब जैसे कि ऐसे क्यों हुआ, अब जैसे कि हम बता रहे हैं कि जैसे कि जब जर्मनी का पड़ेगा ना रिवॉल्यूशन, जर्मनी में, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार जाता है। जर्मनी के साथ एक ट्रीटी होता है, वर्साइल ट्रीटी, वर्साई की संधि होता है। तो उस संधि के अनुसार जर्मनी पे अपमानजनक संधि थोपा जाता है। उसका जर्मनी में तुरंत लोकतंत्र आ जाता है, एकदम अचानक से। इतना जल्दी लोकतंत्र किसी देश में नहीं आया था, एकदम तानाशाह से लोकतंत्र आ गया। लेकिन जर्मनी की जनता में सबको वोट देने का भी अधिकार तुरंत दे दिया गया। लेकिन वोट देने का अधिकार ये हुआ कि आया हिटलर जनता को भड़काने लगा, तो जनता अपने वोट के पावर से ये जो वाइमर रिपब्लिक बना था गणतंत्र, उसको हटा दिया। सबको दिया तो सबको पावर आ गया, आम आदमी को भी, जिसको नहीं समझ में भी है। तो वाइमर रिपब्लिक को गिरा दिया। अच्छा, वाइमर रिपब्लिक को गिरा दिया तो क्या हुआ, हिटलर अब शासन करेगा तो फिर से डिक्टेटर आ जाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की जनता शामिल हो जाती है। इसी कारण कहा जाता है कोई भी चीज़ जो होता है धीरे धीरे करना चाहिए, अचानक से करोगे तो गिर जाओगे। यही हमको इतिहास सिखाता है। सीखो ना इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत सारा चीज़ सिखाएगा तुमको ज़िंदगी में, ठीक है। तो धीरे धीरे बदलाव होना चाहिए। यहाँ बदलाव ठीक हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे देखो, एक तो हो गया कि एक्टिव और पैसिव सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर देख लिए, कौन वोट दे सकता है कौन नहीं दे सकता है। और उसके बाद एक ग्राफ बना के इसे समझाना होगा। एक है जुडिशियरी, एक है एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेटिव। यहाँ पे देखो हमको पता ही ना कि जुडिशियरी भी चुन के आएगा वोट के अनुसार कि इसको न्यायाधीश बनना चाहिए, और लेजिस्लेचर भी चुन के आएगा वोट के अनुसार। तो एग्जीक्यूटिव भी चुन के आएगा वोट के अनुसार नहीं, राजा को वोट के अनुसार चुनते हैं। एग्जीक्यूटिव में कार्यपालिका में कौन आएगा, अभी प्रधानमंत्री तो उस समय कौन होगा, राजा। इसको वोट के अनुसार नहीं चुनेंगे। तो इसको चुन दिए वोट के अनुसार, वो भी कौन चुन रहा है, ओनली एक्टिव सिटीजन चुन लिए। तो पहले जो वोट इलेक्टोरल्स बनेगा, पहले वोट दे के हम लोग कुछ आदमी को चुनेंगे, हम लोग जो कुछ आदमी को चुन लेंगे, अब वही आदमी नेशनल असेंबली को चुन लेगा। इसी कारण हम पहला सब दिखाए थे कि इनडायरेक्ट हम लोग नेशनल असेंबली का क्या करते हैं, इलेक्शन। अभी नेशनल असेंबली बन गया तो राजा पे क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा, तो राजा का वीटो शक्ति अपने पास ले लेगा। वीटो शक्ति मतलब कि तुम बोलेगा हाँ, सब मिलके बोलेगा जनता हाँ, पहले ऐसे होता था कि राजा के पास एक विशेष पावर होता था। पूरा जनता बोल दिया संविधान में, संसद में कहा हाँ होना चाहिए काम, राजा कहेगा मेरे पास वीटो है, नहीं होना चाहिए, तो बस हो गया, वीटो है, ठीक है। वीटो मतलब तुम्हारे फैसला को बदल दो, उसी को बोलते हैं वीटो, ठीक है। तब क्या हो गया, अभी नेशनल असेंबली क्या करेगा, मिनिस्टर को भी कंट्रोल करेगा जो राजा के साथ बैठा हो रहा था, और राजा के वीटो शक्ति अपने पास ले लिया तो राजा को भी कंट्रोल किया। देखो सेपरेशन ऑफ पावर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जुडिशरी कोई और है, विधानसभा कोई और है, कार्यपालिका कोई और है, प्लस वोट का भी अधिकार मिला। अब ये हो गया, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अब इतना पूरा घौंच-पच हो गया होगा, अभी फिर से समराइज करते हैं, आइए बिना देखे हुए, ठीक है। देखो हम लोग ने अभी समराइज करते हैं कि हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग
कहाँ पर थे? हम लोग थे कि फ्रांस में संविधान बनाना कब स्टार्ट किए थे? 1789 में। आज का जो भी हमारा टॉपिक है 10 मिनट जो पढ़ाया मैंने 20 मिनट, उसमें हमको ये देखना था कि फ्रांस में किस तरीके से संविधानिक राजतंत्र की स्थापना होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क की स्थापना होगी, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क का फीचर्स क्या होगा, और उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के अंदर फीचर्स में एक और स्पेशल फीचर्स देखना है कि वहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम का व्यवस्था कैसा किया गया। तो पहले तो ये देखेंगे 1789 में संविधान आया, बनाना स्टार्ट किया। कौन बनाना स्टार्ट किया था? नेशनल असेंबली के लोग। अब ये बनाना स्टार्ट किया। फाइनली ड्राफ्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। ड्राफ्टेड मतलब फाइनली बना लिया 1791 में। अब दूसरा पॉइंट में आप ये लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 का था, इसका फीचर्स क्या क्या था? द सेपरेशन ऑफ पावर, मेन एम टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क, और राइट टू लाइफ नहीं, पहले सम गिवन सम नेचुरल राइट टू लाइफ दिया, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, फ्रीडम ऑफ और बोलो, और ये राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ दिया, ये सब दिया। अब उसके बाद जो क्या किया गया, सेपरेशन ऑफ पावर भी इसमें था, फंक्शन का व्यवस्था। उसके ये सारा फीचर्स क्या कर रहा है संविधान का? सारा फीचर्स फ्रांस में राजा को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दे रहा है। दिस फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 द मोनार्की ऑफ फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। अब इसी में एक अगला टॉपिक पढ़े थे हम लोग कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या था फ्रांस के अंदर 1791 के संविधान के अनुसार। तो पहला बात यहाँ पर ये लिखे कि जो नेशनल असेंबली था वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड था। दूसरा पॉइंट में हम तुमको ये बताए थे कि ऑल पर्सन हैव नो राइट टू वोट। तो किसको है? तो इसमें हम एक बार दिए एक्टिव सिटीजन में, एक बार दिए पैसिव सिटीजन में। एक्टिव सिटीजन में कौन है? जो 25 साल से ऊपर सिर्फ मैन हो और जो टैक्स पेड करता हो, इसको राइट टू वोट है। लेकिन रेस्ट ऑल हो गया, जो भी महिला हो गई या फिर वो वाला 25 साल पैसा वाला कैटेगरी में नहीं शामिल हो पा रहा हो तो उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। फिर इसी में हम एक और पॉइंट और बताए थे कि इधर लिख देंगे क्या चीज़ बताओ? जुडिशियरी। इधर लिख देंगे एग्जीक्यूटिव, इधर लिख देंगे लेजिस्लेटिव, यहाँ पे लिख देंगे ओनली एक्टिव सिटीजन हैव अ राइट टू वोट। इस वोट दे रहे हैं, इसको पहले किसको वोट देगा? इलेक्टोरल्स को, इलेक्टर्स को, कुछ समूह के लोगों को, यही समूह का लोग इसको चुनेगा नेशनल असेंबली को, तो बन जाएगा लेजिस्लेटिव। अब यहाँ पर किंग एग्जीक्यूटिव में कौन है? किंग है। अब किंग का वीटो पावर अपने पास ले लेगा लेजिस्लेटिव, और मिनिस्ट्री पे कंट्रोल करेगा, इस पे कंट्रोल करेगा। याद हो क्या? चलो अब यहाँ पे देखो तुम्हारे बुक में ना कुछ सिंबल दिया हुआ है, देखा बीच में पेज है, चित्र उत्र बना हुआ है, वो पूछता है पॉलिटिकल सिंबल है। मतलब जब संविधान बना ना, रुको हम दिखाते हैं, देख लेना घर पे जाके, ठीक है? देख टूटा हुआ मुकुट। जो संविधान बना ना, तो सब लोग तो फ्रांस में पढ़ा लिखा नहीं था उस समय, हाँ, एजुकेशन बहुत कम था। तो ऐसा काम किया जाए कि जनता लोगों देख के ही समझ जाए। जैसे आज नहीं देखता है, भारत सरकार का चिन्ह देख के समझ जाता है कि सरकारी चीज़ है, बड़े पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, ठीक है? तो उस समय भी ऐसा ही किया गया, कुछ कुछ संविधान बना ना तो उसके पेज पे कुछ कुछ चिन्ह बना दिया गया ऐसे संविधान में, जिसको देख के वहाँ की जनता समझे कि हमारा संविधान क्या कहना चाह रहा है। एक पूछेगा यही रीडिंग ऑफ पॉलिटिकल सिंबल एमसीक्यू में, हर सिंबल का अपना अपना अर्थ है। जैसे ब्रोकन चैन देखिएगा, यहाँ पे संविधान बना होगा ब्रोकन चैन। ब्रोकन चेन क्या बताएगा? तो बोलना बिकमिंग फ्री, मतलब आज़ाद होने की ओर बता रहे कि हम लोग मोनार्की से आज़ाद है या बुरी शक्ति से आज़ाद है। बंडल ऑफ रॉड्स, बंडल ऑफ रॉड्स मतलब ऐसे करके दिखाया गया। बंडल ऑफ रॉड्स मतलब एक कहानी है बचपन में कि तुमको एक पेंसिल दिया जाए तोड़ने के लिए तोड़ देगा, लेकिन 5-6 पेंसिल को एक साथ धागा लपेट के दिया जाए तोड़ने के लिए तोड़ पाएगा। तो बंडल ऑफ रॉड्स वही बताएगा स्ट्रेंथ इन यूनिटी, एकता में बल है। फिर आई विथ ए ट्रायंगल, देखो आई विथ ए ट्रायंगल, आई विथ ए ट्रायंगल मतलब ये लोगो, ई बताता है कि इसके अंदर एक आँख है। आई स्टैंड फॉर नॉलेज, मतलब आँख खुला हुआ है वहाँ फ्रांस की जनता का, जो सारा चीज़ देख रहा है कि क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। फिर एक स्लेप्टर, SLEPTR, लठ इसको बोलते हैं। तो रॉयल पावर मतलब ये राजा की शक्ति को थोड़ा सा दर्शा रहा है, ठीक है ना। फिर स्नैक किंग, स्नैक किंग, स्नैक किंग मतलब ऐसे टाइप का स्नैक किंग है। नैदर बिगनिंग नॉर एंड, मतलब कोई भी चीज़ का ना ही अंत होगा ना ही शुरुआत होगा, हमें ये संसार एक चलते रहेगा, ठीक है। रेड कैप, स्लेव बिकमिंग फ्री, फ्रांस में
स्लेव ट्रेड होता था, ट्रेड मतलब दासता का ट्रेड, दास लोग को व्यापार किया जाता था। रेड कैप मतलब ये बताता है कि अब जो दास लोग हैं वो आज़ाद है। अभी दास के बारे में पढ़ाएंगे आगे से, ठीक है। अभी समझ जाओ कि दास लोग क्या है, आज़ाद है, ये दिखाएगा। विंगेड डोमेन, विंगेड डोमेन मतलब उड़ने वाली महिला, परी जैसी, तो वो बता रहा है पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, मतलब कि आज़ाद है हम कानून की दुनिया में, ठीक है। लॉ टैबलेट, एक लॉ टैबलेट है, ऐसे करके दिखा हुआ काला कलर का दो वैसे, लॉ टैबलेट है। इसके अंदर सारा लॉ लिखा हुआ है, ये बता रहा है कि लॉ है दोनों सभी के लिए क्या है, इक्वल है। ये सब अर्थ क्या है एक बार फिर से अपना पढ़ोगे पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा इस पूछेगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए फ्रांस में पॉलिटिकल रीडिंग सिंबल मतलब क्या होता है, तो 5-6 वो कोई भी लिख देना और उसका इंपॉर्टेंस बता देना कि मोस्ट ऑफ द सिटीजन इज नॉट एजुकेटेड इन 18th सेंचुरी ऑफ द फ्रांस, सो यूजिंग दिस सिंबल दे कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पॉलिटिकल वैल्यू ऑफ द सिंबल, ठीक है। अब जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट का पेंटिंग बनाया था ना, डिक्लेरेशन ऑफ राइट 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर्स है, डिक्लेरेशन ऑफ क्या, वोमेन एंड मैन राइट। वोमेन का है, वोमेन नहीं है, सिटीजन है, मैन और सिटीजन, वोमेन का नहीं है। वोमेन बमक जाएगी बाद में, वो अपना राइट निकालेगी, ठीक है ना। तब वही जो राइट वाला डिक्लेरेशन लिखाया गया था, तो उस पेंटिंग को कौन बनाया था ये पूछेगा, तो ली बारबर, ली बैरबियर, ली बैरबियर, ठीक है। अब ये जो कोई तुम्हारे बुक में दिया है ना, ऐसा देखा होगा, देख लेना, दिया हुआ है। हम जो बताए थे ना पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, साइड तो में वही दिया। चीज़ है, हम उसको लिख के बता दी, तुम एग्जाम में तो बना नहीं पाएगा, कितना मेहनत किया जा रहा है, दूसरा तक का ये बना लेना, तो हम बताती अब यही सिस्टम है, इसी को बता रहे हैं, ठीक है। देख लो, पहले इसको वोट करेगा जनता, फिर ये चुनेगा किस, नेशनल असेंबली को, यही लॉ बनाएगा, ये राजा पे कंट्रोल करेगा, राजा के वीटो शक्ति इसको ले देगा, मिनिस्टर को भी कंट्रोल करेगा जो राजा के साथ रहते हैं। अब यहाँ पे एक्टिव सिटीजन जो है ये ऊपर लोग है, ये लोग है जो 25 साल से ऊपर मर्द है, और क्या है पैसा कमाएगा, टैक्स देगा, दे हैव ओनली राइट टू वोट, ये जुडिशरी को भी चुन लेगा। अब नीचे में देखो साइड करके दिखाया गया है पैसिव सिटीजन, जो सभी है, सबको वोट का अधिकार नहीं है। पैसिव सिटीजन में कौन शामिल है, जिसका उम्र 25 साल से कम है और प्लस 25 तो साल से ज़्यादा तो टैक्स भी नहीं करता देता, तब भी नहीं होगा। प्लस महिला हो गया, वुमेन हो गया, चिल्ड्रन हो गया, पीजेंट्स हो गया, ये सब जो हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखो यही है, यहाँ पे फिगर रखे हुए हैं, देखो यहाँ पे ये क्या है, स्पेक्टर है, जो नहीं पता स्पेक्टर है कोई शब्द था, राजा के लट, रॉयल पावर, ये विंगेड डोमेन है, मतलब क्या बता रही है कि हम आजाद हैं पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, कानून की दुनिया में। यही है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जो 1791 के संविधान का फीचर्स है। और इस पेंटिंग को कौन तैयार किया था, ली बारबियर। और ये देखो ये जो है तुमको ये टूटा हुआ है, क्या बोलते हैं, हथकड़ी, द बिकमिंग फ्री, ये है लॉ टैबलेट, सब कोई संविधान में क्या इक्वल है। और 1791 के संविधान में क्या क्या लिखा था, राजा की शक्ति कम करना मेन एम है, फिर से है सेपरेशन ऑफ पावर, डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन राइट, उसके बाद है तुमको वोट देने का भी अधिकार है, नेचुरल राइट भी है, राइट टू वोट, राइट टू लाइफ, डिक्लेरेशन में भी क्या है, राइट टू लाइफ है, वोट अभी नहीं है, अभी प्रत्यक्ष तौर पे वोट लागू है, राइट टू लाइफ है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ। और उसके बाद इसी संविधान में पॉलिटिकल सिस्टम भी देखे थे किस तरीके से व्यवस्था किया गया था, एक्टिव और पैसिव सिटीजन, याद हुआ कितना पेचीदा चीज़ था, दिमाग में बैठ गया। अब यार देखो, द नेशनल असेंबली फ्रेमेड ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 लिमिट द पावर ऑफ 1791 मोनार्क, अपने बोलने लगा ना, नेशनल असेंबली किसकी शक्ति को कम करने तो संविधान बनाने का कसम खाया था, राजा का शक्ति कम करके रहेंगे हम, कसम खाते हैं। According to the new constitution of 1791, the national assembly was, नेशनल असेंबली क्या है, 1791 के संविधान के अनुसार नेशनल असेंबली कैसे इलेक्टेड हुआ था, इलेक्टर से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वो इलेक्टर को हम लोग इलेक्ट करेंगे, इलेक्टर वो नेशनल असेंबली को चुनेगा, इलेक्टेड इन डायरेक्टली, यहाँ देखते रहो। उसके बाद जो ये है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, असर्शन रीजन मतलब चलो बता दे रहे, असर्शन मतलब क्या होता है, एक दो ऐसा टाइप का क्वेश्चन होता है 9th में। असर्शन मतलब होता है कि कथन, रीजन मतलब होता है कारण, जैसे हम बोले, जैसे मैं असर्शन एक बना दिए कि शिवम भैया तेज हैं पढ़ाई में, तो इसका रीज़न क्या है कि शिवम भैया पढ़ाई बहुत करते हैं,
तो ये सही है। अब हम ऐसा रीजन बना, तब ये दोनों कथन सही है और असर्शन रीजन का एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है। अगर हम ऐसा कथन बताते हैं कि शिवम भैया पढ़ाई में तेज है, दूसरा रीजन बनाए कि शिवम भैया बहुत मस्ती करते हैं, तो असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है, और असर्शन रीजन असर्शन को एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे पा रहा है, तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 नॉट ऑल सिटीजन हैव ए राइट टू वोट। सही बात है, सभी को नहीं है राइट टू वोट। अभी एक्टिव और पैसिव सिटीजन में बांटा गया है संविधान के अनुसार। ओनली मैन एबव 18 ईयर्स, गलत है, 25 ईयर है, ठीक है ना। 25 साल के ऊपर के टैक्स देने वाला निरहुआ को मत देने का अधिकार था। निरहुआ मतलब लड़का, सी सही होगा, ठीक है। Who were not considered the passive citizen। बताए थे 1791 के संविधान में एक्टिव और पैसिव सिटीजन है। पैसिव सिटीजन में कौन है? वेल्दी पीपल नहीं है, ये एक्टिव में है। हाँ, वेल्दी पीपल नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है which one of these rights were not established as natural and inheritable rights inalienable rights by the constitution of 1791। बोल रहा है हमारे संविधान के अनुसार कौन सा नेचुरल राइट है जिसको नहीं लिया जा सकता। दिया था ना 1791 बहुत सारा नेचुरल राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी नहीं, आप नोट लिखाए थे। ये फंसाता है एग्जामिनर, ठीक है ना। राइट टू प्रॉपर्टी पता है कौन देगा? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही, फ्रांस में कब मिलेगा? अब 10th में जाके पढ़ेगा ना तो पहला ही चैप्टर है उसमें है कि नेपोलियन बोनापार्ट, पूछना दीदी से, वो देगा 4 कार्नवालिस कोड वो लाएगा। इस बार 10th के मैट्रिक एग्जाम में भी आया था, उसी में 4 वो जो लॉ लाया था ना 1804 में, तो नेपोलियन ही देगा वहाँ के लोगों को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार। बहुत साल लगेगा अभी प्रॉपर्टी का अधिकार में, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 बिगेन, शुरुआत मतलब बिगेन मतलब शुरुआत होता है, विथ ए डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन। सही बात है। अब इसके बारे में क्या सही नहीं है, इस लाइन के बारे में क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे देखो, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट सिटीजन ईच सिटीजन नेचुरल राइट। क्या सही नहीं है? गलत है ये। देखो नेचुरल राइट के बारे में क्या बोला था कि ऐसा राइट है जिसको जन्म से मिलना चाहिए और इसको कोई भी ले नहीं सकता है। इसको अदर के लिए स्किप करते हैं, ठीक है। चलो, नेम द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी हु एडिटेड द पेपर ला एमी दी पीपुल। ये है, इसमें बोला ना, इसमें शायद ये बोला था, बुक में तो नहीं दिया हुआ डायरेक्टली रूप से, दिया हुआ हम लिखे नहीं उसमें। ला एमी दी पीपुल एक आदमी है फ्रांस का, बुक में दिया हुआ इसका नाम बताया नहीं है थ्योरी में। इसका ये जो बोला था, किसके बारे में बोला था? ये बोला था हाँ कि जो सबको राइट देना चाहिए, गरीब लोग को भी दो वोटिंग का अधिकार, उसके बारे में आवाज़ उठाया था। ये कौन? ला एमी दी पीपुल। इसका बुक का नाम क्या चीज़ था? जीन पॉल मारत। जीन पॉल मारत। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, सेकंड थ्योरी में नहीं जोड़े हैं, तो कैसे याद रखेंगे? जीन पॉल मारत का बुक का नाम है ला एमी दी पीपुल, एकदम याद हो जाएगा, एकदम इजी। ट्रिक क्या है? अम्मी मारी, अम्मी मारी, मारत मतलब अम्मी मारत, अम्मी मारत, अम्मी मारत, बस इसका बुक का नाम पूछेगा, ठीक है। द लॉ इज द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। सही बात है। ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दिस आइडिया इज एक्सप्रेस्ड बाय व्हाट। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा सिंबल है जो बता रहा है इस बात को कि हर एक लोग इक्वल है? द विंगे डोमेन। विंगे डोमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ बता रही है। वो रेड कैप आजाद